हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लगता है कि मैंने आपको फार्मूला लिखने के लिए पढ़ने के लिए मैंने आपको सिखा दिया था। आइए हम लोग अब जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं उस समीकरण वाला चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। मुझे याद है कि मैंने आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए सिखाया था कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लोग जो है सूत्रों तथा संकेतों की सहायता से कैसे रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। आज हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण का प्रकार, मतलब कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। इसको सीखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। रासायनिक समीकरण का प्रकार। रासायनिक समीकरण का प्रकार का मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि रासायनिक समीकरण के कितने भेद होते हैं, या कहा जाए कि रासायनिक समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग दो भागों में बांटे हैं, मतलब कि रासायनिक समीकरण का दो प्रकार होते हैं। पहला का नाम है संतुलित और दूसरा का नाम क्या है, असंतुलित। आइए थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आपने तराजू देखा होगा। देखिए एक हम तराजू वाला कॉन्सेप्ट आपको देते हैं, शायद जो है आप ज्यादा समझिएगा। देखिए संतुलित क्या है और असंतुलित क्या है। संतुलित कहने का मतलब क्या होता है और असंतुलित कहने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का आप प्रयास कीजिएगा। यदि जो है संतुलित का मतलब और असंतुलित का मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जनरल भाषा में, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा में संतुलित का मतलब क्या होता है और असंतुलित का मतलब क्या होता है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम समझते हैं इस तराजू का नाम तो आप तो सुने होंगे, जिसे हम लोग तुल्ला कहते हैं। तराजू जिस पर जो है अनाज जो है माने चावल गेहूं सब जो खाता है, जो वजन होता है। मान लिया जाए यहाँ पर मेरा क्या है 10 केजी का एक बटखरा रखा हुआ है, 10 केजी का कोई चीज यहाँ पर रखा गया है और इस साइड भी 10 केजी रखा गया है। आपसे पूछा जाए कि क्या यह दोनों जो है बैलेंस में है कि अनबैलेंस में है, तो आपका जवाब आएगा कि सर दोनों दने तो बराबर है। जब एने भी 10 है और एने भी 10 है, जब दोनों दने 10 है इसका मतलब कि बैलेंस में है, मतलब कि यह जो है एकदम बैलेंस में रहेगा। बैलेंस कहने का मतलब कि संतुलन में रहेगा। एने यदि 10 है और एने यदि हम 15 केजी कर देंगे तब आप ही बताइए, एने झुक जाएगा ना, तब यह जो है इस साइड झुक जाएगा। यदि झुक जाएगा तब आप ही बताइए, आप भी समझ सकते हैं कि बैलेंस में है कि अनबैलेंस में है, तो आपका जवाब आएगा कि क्या है, अनबैलेंस में है। मतलब कि दोनों दने बराबर है। दोनों दने यदि बराबर है तो कहेंगे कि बैलेंस है, और दोनों दने यदि बराबर नहीं है तो कहेंगे कि बैलेंस नहीं है। ये तो आपने बैलेंस का मतलब और अनबैलेंस का मतलब समझा अपनी भाषा में। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं कि संतुलित का मतलब क्या होता है और असंतुलित का मतलब क्या होता है। ध्यान से बोर्ड पर देखिए, उसका मैं आपको आराम से सब चीज को लिखा दूंगा, पहले आप ध्यान से बोर्ड पर देखते जाइए। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार, पहला का नाम है संतुलित और दूसरा का नाम है असंतुलित। आप डायग्राम इसी प्रकार से बनाइएगा, टॉपिक दीजिएगा, ये डायग्राम बनाइएगा और नीचे से जब मैं लिखाऊंगा तो आप डैश देके लिखिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि संतुलित क्या है। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। ई हाइड्रोजन है, ई क्या है, ऑक्सीजन है, बनेगा हमारा क्या, बनेगा हमारा जल। एक और लेते हैं, ई आपका जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म कर देंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, अब बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। संतुलित और असंतुलित को समझाने के लिए मैंने दो समीकरण लिखा। एक हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्शन करता है तो जल का निर्माण करता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब जो है कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि होता क्या है। अब हम काउंट करेंगे। ये जो एरो का साइन आपको दिखाई दे रहा है, मैंने आपको बताया था कि बाएं वाला को क्या कहते हैं, याद होगा आप लोगों को। बाएं वाला को हम लोग अभिकारक कहते हैं और दाएं वाला को हम लोग प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। अब देखिए आ गया बायां और आ गया दाया। अब देखेंगे कि बायां साइड में
और दाया साइड में Na के गो परमाणु है और Na के गो परमाणु है। यदि दोनों साइड में परमाणु की संख्या बराबर होगा, यदि दोनों साइड में परमाणु की संख्या बराबर होगा तो कहेंगे कि बैलेंस में है। यदि दोनों साइड में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि बैलेंस नहीं है। अब देखिए हम काउंट करते हैं, ध्यान से सब लोग देखिएगा। इधर हाइड्रोजन की संख्या पूछा जाए तो 2 गो है, इधर पूछा जाए तो 2 गो है, ऑक्सीजन पूछा जाए यहाँ तो 2 गो है, यहाँ पूछा जाए तो 1 गो है। आप बताइए बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो आपका जवाब आएगा कि अनबैलेंस है। क्या है? देखिए हाइड्रोजन तो ठीक ठाक है लेकिन ऑक्सीजन ठीक ठाक नहीं है, यानी ऑक्सीजन 2 है और यानी ऑक्सीजन 1 है। तो हम कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में कहेंगे कि यह जो मेरा समीकरण दिखाई दे रहा है यह समीकरण बैलेंस नहीं है, क्या है? अनबैलेंस है। तो डिफाइन कैसे करेंगे इसको? ये अभिकारक है बाबू, ये आपका क्या है? ये आपका प्रतिफल है। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। अभिकारक आप जानते हैं, प्रतिफल को भी आप जानते हैं। तो कहा जाए कि वैसा समीकरण जिसके अभिकारक तथा प्रतिफल में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या यदि समान होती है, मतलब कि जितना अभिकारक में परमाणु की संख्या होता है उतना ही यदि प्रतिफल में परमाणु की संख्या है तब कहेंगे कि संतुलित है कि असंतुलित है। तब कहेंगे यदि बराबर है तो कहेंगे कि संतुलित है, अब बराबर नहीं है तो कहेंगे क्या है? असंतुलित है। मतलब कि वैसा समीकरण जिसके अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, बराबर नहीं होती है, तो वैसे कंडीशन में कहेंगे यह क्या है? असंतुलित है। अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। यह भी मेरा अभिकारक है, क्लियर है? यह आपका प्रतिफल है, इधर भी काउंट करेंगे। कैल्शियम, यहां भी कैल्शियम, एगो कैल्शियम यहां, एगो कैल्शियम यहां, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन एगो यहां तो कार्बन एगो यहां, ऑक्सीजन 3 गो यहां तो ऑक्सीजन 1 गो यहां और 2 गो यहां, 2 और 1 3 गो। लगता है कि सब बराबर है, कैल्शियम भी बराबर है, कार्बन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी बराबर है। मतलब कि जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इस साइड में है। तो कहेंगे कि यह संतुलन में है, यह बैलेंस में है, लेकिन यह बैलेंस में नहीं है। तो अब शायद आप समझ गए होंगे कि संतुलन का मतलब क्या होता है और असंतुलन का मतलब क्या होता है। दोनों साइड बराबर है तो कहेंगे कि संतुलन में है, और दोनों साइड यदि बराबर नहीं है तो कहेंगे कि संतुलन में नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग अभी टॉपिक दीजिएगा रासायनिक समीकरण का प्रकार, और इसको यहाँ से यहाँ तक उतार दीजिएगा। यहाँ जैसे ही बनाया हुआ डायग्राम वैसे बनाइएगा, अब बनाकर यहाँ नीचे से ऐसा डैश लेके लिखिएगा। जल्दी कीजिएगा, अब वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके आराम से उतार दीजिएगा। लिखिएगा यहाँ से डैश लेकर। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। 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 नंबर 1 लिख के रह दीजिएगा। नंबर 1 लिख के रह दीजिएगा। नंबर 1 में क्या लिखिएगा? संतुलित समीकरण लिख के डैश। नंबर 1 में संतुलित समीकरण लिख के डैश। संतुलित समीकरण लिख के डैश लिखिएगा नीचे से ऐसा डैश देकर। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसके अभिकारक, जिसके अभिकारक, जिसके अभिकारक तथा प्रतिफल, जिसके अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या
समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित समीकरण कहा जाता है। 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 जैसे देखिएगा, जैसे आपका रिएक्शन लिखा गया है, जैसे नंबर 1 है, इसमें काउंट करके देखिएगा, दोनों साइड आपको बराबर नजर आएगा। और हम लिख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, साथ में ऊष्मा निकलता है। कैल्शियम एगो तो कैल्शियम एगो, ऑक्सीजन दूगो तो ऑक्सीजन यहाँ भी दूगो, हाइड्रोजन दूगो तो हाइड्रोजन यहाँ भी दूगो, अर्थात यह भी आपका बैलेंस है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, बोर्ड पर हम लिखने जा रहे हैं। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है और साथ में कुछ ऊष्मा भी निकलती है। कार्बन एगो, ऑक्सीजन दूगो, ऑक्सीजन दूगो। ये आप देख रहे हैं कि यह जो आपका दिया गया एग्जाम्पल दिया गया है, यह आपका संतुलित समीकरण का है, क्योंकि दोनों साइड में परमाणु की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। ये था आपको संतुलित समीकरण के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब लिखिएगा दूसरा, असंतुलित समीकरण लिखिए डैश, असंतुलित समीकरण लिखिए डैश, असंतुलित समीकरण नीचे से डैश लेके लिखिएगा, नीचे से डैश लेके लिखिएगा। वैसा समीकरण, वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसके अभिकारक तथा, वैसा समीकरण जिसके अभिकारक तथा, अभिकारक तथा प्रतिफल में, अभिकारक तथा प्रतिफल में उपस्थित, प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, प्रतिफल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या असमान होती है, परमाणुओं की संख्या असमान होती है, असमान होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। उसे असंतुलित समीकरण कहा जाता है। असंतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे लिखिएगा बाबू, जैसे H2 प्लस O2 बनेगा मेरे पास में क्या, H2O। दोनों साइड आप काउंट करके देख सकते हैं, दोनों साइड में परमाणु की संख्या समान नहीं है, भिन्न भिन्न है, देख सकते हैं। दो गुने क्या हुआ, एगो है, मैंने आपको पहले ही बताया था। दूसरा देखिएगा, Mg प्लस O2 बनेगा आपके पास में MgO, इसमें भी आप काउंट करके देख सकते हैं। N2 प्लस H2 बनेगा आपका क्या, बनेगा NH3 का निर्माण होता है, काउंट करके देख सकते हैं। मैग्नीशियम एगो तो मैग्नीशियम एगो, ऑक्सीजन दूगो तो एगो है, अर्थात अनबैलेंस है। नाइट्रोजन दूगो तो नाइट्रोजन एगो, हाइड्रोजन दूगो तो हाइड्रोजन है क्या गो, 3 गो, अर्थात यह जो आपको तीनों एग्जाम्पल दिया गया है, यह आपको दिया गया है कि तीनों क्या है, अनबैलेंस है। मतलब कि आपको क्लियर हो गया कि संतुलित क्या होता है और असंतुलित क्या होता है। क्लियर है आप लोग, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहां से सवाल सबसे पहला आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में पहचानिए कि कौन संतुलित समीकरण है और कौन असंतुलित समीकरण है। पहचानने आप लोग को आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब गिनती आता होगा, काउंटिंग करने आता होगा कि बाएं साइड में के गो, दाएं साइड में के गो,
तब आराम से आप पहचान जाइएगा कि कौन समीकरण संतुलित है और कौन समीकरण संतुलित नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आराम से सीखे होंगे। आप बताइए, ये था आपको रासायनिक समीकरण के प्रकार। ये था रासायनिक समीकरण के क्या था बाबू? रासायनिक समीकरण के प्रकार। आप संतुलित को देखें और असंतुलित को देखें। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रासायनिक माने जो रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, जो भी रासायनिक समीकरण होते हैं उसे बैलेंस होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं सर? बैलेंस होना चाहिए। हाँ, कोई भी रासायनिक समीकरण यदि है तो उसको संतुलित होना चाहिए। यदि संतुलित नहीं है तो उसको संतुलित करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्या कुछ मजबूरी है? हाँ बिल्कुल, आपको मजबूरी है, बैलेंस करना ही पड़ेगा। यदि बैलेंस नहीं कीजिएगा तो कुछ भूचाल आ जाएगा। कौन सा भूचाल आ जाएगा? आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। यदि हम बैलेंस नहीं करेंगे किसी केमिकल इक्वेशन को तो क्या मुसीबत खड़ा हो जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा बोर्ड पर, सिंपल H2 प्लस O2, ये आपका क्या है? H2O है। तब सिंपल एग्जांपल है। आपसे पूछा जाए यह बैलेंस है कि अनबैलेंस है? पहला सवाल, यह बैलेंस है कि अनबैलेंस है? तो काउंट करेंगे, 2 गो Na या 2 गो Na, मतलब कि 2 गो हाइड्रोजन Na भी तो 2 गो हाइड्रोजन ONA भी, 2 गो ऑक्सीजन Na भी और ऑक्सीजन की संख्या है केवल 1 गो है। इसका मतलब कि Na 2 गो Na 1 गो, इसका मतलब कि यह बैलेंस नहीं है। क्या है? अनबैलेंस है। तो इसको बैलेंस करना पड़ता है। क्यों? थोड़ा सा देख लेते हैं क्यों बैलेंस करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए, आप केमिस्ट्री में एक नियम पढ़े हैं, रासायनिक संयोग का नियम। रासायनिक संयोग के नियम में आपको 5 गो नियम पढ़ना था। उसमें सबसे पहला नियम आपको याद होगा, वो कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा याद कीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान अनस्वस्थता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है? जितना मिलाएंगे, जितना डालेंगे उतने निकलेगा, जितना मिलाएंगे उतने निकलेगा, मतलब कि जितना अभिकारक होगा उतने प्रतिफल होगा। तो यहाँ भी तो होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं फॉलो करता है नहीं करता है। हाइड्रोजन, एक परमाणु का द्रव्यमान होता है बाबू, 1 गो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 गो है तो मेरे पास में 2 होगा। 1 गो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, मेरे पास में 2 गो है तो बन जाएगा 16 दूनी 32। अब पूरा को मिला देंगे तब 32 और 2 हो जाएगा मेरे पास में 36। इसका मतलब कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर अभिकारक का कुल वेट आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दे दीजिएगा 36 AMU। हमने परमाणु को हम लोग उसका मात्रक AMU होता है उसका वेट का 36। इस साइड तनिसुन देख लेते हैं, हाइड्रोजन 2 गो है तो हो जाएगा 1 गुना 2 मतलब 2, और ऑक्सीजन 1 गो है तो 1 गुना 16 अर्थात हो जाएगा 16 और 16 2 18। यह देखिए एक नियम दिया गया, लंबाजे ने नियम दिया। एक साइड में लंबाजे ने आपका नियम दिया है। लंबाजे ने देखिए 16 दूनी 32, 32 और 2 कितना होता है? 34 होता है ना। 32 और 2 34 होता है। इस साइड देखिए लंबाजे ने नियम दिया कि जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही प्रतिफल का द्रव्यमान होगा। क्या यहाँ पर नियम फॉलो हो रहा है? नहीं। इस साइड है 34 तो इस साइड है कितना? 18। इसका मतलब कि यदि अनबैलेंस है तो एक नियम का यह पालन नहीं करता है। कौन नियम का पालन नहीं करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन यह नहीं करता है, कहे कि अनबैलेंस है। इसका मतलब कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यदि पालन करना है वह नियम सत्य है। उस सत्यता को यदि आपको सही करना है तो यह जो समीकरण आपको दिखाई दे रहा है इसको अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, इसको बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब जब इसको बैलेंस कर देंगे तब तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, बैलेंस करके भी देख लेते हैं। ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, ये H2 प्लस O2 बनेगा मेरे पास में H2O। कैसे बैलेंस करेंगे? मैं आपको बैलेंस करने का नियम सिखाऊंगा। बहुत सारे नियम होते हैं, उसमें आपको क्या पढ़ना है मैं जब यहाँ पढ़ाऊंगा तो डिटेल से बात करेंगे। देखिए बैलेंस कैसे करते हैं। जब भी हम लोग बैलेंस करते हैं या यहाँ पे यदि आपको समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सिखाऊंगा।
हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 गो ऑक्सीजन हो गया, और 2 दूनी 4 गो हो गया हाइड्रोजन, और 2 लगा दिया यहाँ तो 4 गो हो गया हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस हो गया, 4 गो हाइड्रोजन यहाँ, 4 गो हाइड्रोजन यहाँ, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ और 2 गो ऑक्सीजन यहाँ। अब देखिए देख लेते हैं, 4 गो हाइड्रोजन तो 1 गुना 4 तो 4, ये कितना होगा, 1 गुना के 2 गुना होगा, 2 गुना होगा आपके पास में 16, तो हो गया 16 दूनी 32, 32 और 4 36, मतलब कि अभिकारक का द्रव्यमान मेरे पास में 36 है। इस साइड देखते हैं, एक हाइड्रोजन 2 गुना कितना 16 2 18, 18 दूनी 36, इसका मतलब कि हम लोग बैलेंस यदि कर देते हैं तब यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। यदि बैलेंस नहीं करेंगे तब यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा, जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो लंबार्ड ने दिया था वह किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए सत्य है। यदि आप उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो यह आपका केमिकल रिएक्शन जो आपने इक्वेशन बनाया है वह असत्य हो जाएगा। इसलिए ऐसा सलाह दिया जाता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करके ही लिखना चाहिए। अब यहाँ से बहुत ही सवाल आप सबको पूछ देगा, आप सवाल बना ले भी सकते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है क्यों? जवाब दे सकते हैं क्योंकि इसलिए संतुलित करते हैं ताकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। एक सवाल बनाइएगा, नीचे क्वेश्चन बनाइएगा, एक सवाल क्यों किसी भी रासायनिक समीकरण को 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 संतुलित करना पड़ता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है क्यों? संतुलित करना पड़ता है क्यों? ये आपका प्रश्न हुआ। नीचे इसका आप उत्तर लिखिएगा। इसका उत्तर लिखिएगा। आप सब समझ गए हैं क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं, से सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। एनी हाउ आपको क्लियर होना चाहिए कि हो क्यों रहा है। पढ़ते हैं साइंस, आप समझिएगा नहीं तो परेशानी होना निश्चित है। जब तक आप ध्यान नहीं दीजिएगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तब तक आपको परेशानी निश्चित होगा। आइए इसका हम उत्तर लिखते हैं। लिखिएगा, किसी भी रासायनिक समीकरण को किसी भी रासायनिक समीकरण को किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है ताकि 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 वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का ताकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। ये था आपको रीजन कि हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं। ये तो आपने जाना कि बैलेंस क्यों करते हैं, इसका मतलब कि बैलेंस करना जरूरी है। जब बैलेंस करना जरूरी है तो बैलेंस कैसे करेंगे। अब हम लोग हेडिंग देंगे, टॉपिक बनाएंगे यहाँ कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। यहाँ हेडिंग बनाइए, इसको यहाँ पर आइए बाबू, बोर्ड पे आइए सब लोग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां, और इसको थोड़ा सा यहाँ से नीचे पूरा उतार लीजिएगा। सबसे पहला विधि का नाम है अनुमान विधि, जिसे हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा का नाम है बीजगणितीय विधि, जिसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड के नाम से जानते हैं। तीसरा का नाम है आंशिक विधि, जिसे हम पार्शियल मेथड कहते हैं। चौथा का नाम है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और छठा का नाम है आपके पास में, छठा के पांचवा, चौथा के बाद में पांचवा होता है ना, ये पांचवा होगा। पांचवा का नाम है आपके पास में क्या, आयन इलेक्ट्रॉन विधि, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप जो है इसको टॉपिक बनाइएगा स्टार देकर, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियां। उसके बाद इसको पूरा उतार दीजिएगा, जल्दी उतारिए।
सब दिखाई देना चाहिए। पहला है अनुमान विधि, हीट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा है बीजगणितीय विधि, अंग्रेजी में जिसे कहा जाता है अलजेब्रिक मेथड। तीसरा है आंशिक विधि, जिसे कहा जाता है पार्शियल मेथड। चौथा है ऑक्सीकरण संख्या विधि, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और पांचवा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। चलिए आप उतार दिए होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं बैलेंस करने के लिए। आपके सिलेबस में 10th क्लास के सिलेबस में, मैं 10th क्लास के सिलेबस पे काम कर रहा हूं, तो 10th क्लास के सिलेबस में बाबू हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में पढ़ना है। मैं आपको हीट एंड ट्रायल मेथड के बारे में बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा अलजेब्रिक मेथड के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बीजगणितीय विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, और थोड़ा सा 2 इक्वेशन हमने लिखा है, इसको हम आंशिक विधि से भी जो है आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा। मतलब कि 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहला का नाम है हीट एंड ट्रायल मेथड, और दूसरा का नाम है अलजेब्रिक मेथड बीजगणितीय विधि, और तीसरा का नाम है आंशिक विधि। ये तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा चर्चा दूंगा, और हीट एंड ट्रायल के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, और 2 के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, और बाकी तो बच गया, उसके बारे में आप आगे की कक्षाओं में डिटेल से पढ़िए। आइए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला का नाम है हीट एंड क्या बाबू, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि, जिसे हम लोग अनुमान विधि के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड पर सबको देखिएगा, जिसे हम लोग अनुमान विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग अनुमान के सहारे, इन्हें 2 गो तो उन्हें भी 2 गो होना चाहिए, घटेगा तो हम लोग जो है घटाते बढ़ाते हैं। और अनुमान विधि जानने से पहले मैं कुछ बात आपको बता रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। आखिर हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता रहा हूं। वो चार्ट तो आपको उतार दिए हैं, उसमें थोड़ा सा नीचे हम लोग डैश देके लिखेंगे। ये चार्ट आपको उतारे ना बाबू, ये चार्ट के नीचे जो है ऐसा डैश देकर हम कुछ बात आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी समीकरण को हम बैलेंस करते हैं तो उसमें क्या चेंज करते हैं, जैसे थोड़ा सा बोर्ड को देखिए क्या चेंज करते हैं। जैसे ये आपका H2 है, ये आपका O2 है, बनेगा बाबू H2। देखिए हम आराम से बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 लगा दिए। क्या यह बैलेंस करना सही है? क्या यह बैलेंस करना मेरा सही है? इन्हें हाइड्रोजन 2 गो, इन्हें हाइड्रोजन 2 गो, इन्हें हाइड्रोजन 2 गो, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। नहीं, यह बैलेंस करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? काउंट करा पर तो बराबर आ जा रहा है। आप भूल गए हैं ये रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा याद कीजिए तो क्या था रासायनिक अभिक्रिया जिसको आपने समीकरण में चेंज किया है कि जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। क्या ये जल है? ये जल है? नहीं। यदि आप ऐसे बैलेंस करते हैं तब जो है आपका यह कंपाउंड ही चेंज हो जा रहा है। बनना चाहिए था जल, तो बन जा रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हम लोग कभी भी ऐसे बैलेंस नहीं करते हैं। परमाणु की संख्या बढ़ाकर हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, उसको ध्यान से समझिएगा। ये तो क्लियर हुआ कि कभी भी परमाणु की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। आपके पास में Mg प्लस O2 तो बन जाएगा MgO। मैग्नीशियम एगो, मैग्नीशियम एगो, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन एगो, 2 बढ़ा देंगे यहाँ पर। क्या यह बैलेंस करने का तरीका सही है? नहीं, गलत है। देखिए बैलेंस तो हो गया, क्या गलत हुआ इसमें देखें कि मेरा जो है प्रतिफल बनता है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतिफल बदल गया, ब्लेंडर हो गया। इसमें क्या हुआ? इसमें आपका बताइए तो ये क्या बनता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो क्या यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है? क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड का यह फॉर्मूला सही है? आप जानते हैं कि Mg+2 होता है और O-2 होता है, दोनों की सहायता से फॉर्मूला बनेगा तो बनेगा MgO बनेगा। अर्थात हमको कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी रासायनिक समीकरण को
परमाणु की संख्या में वृद्धि करके बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, तब दो ब्लंडर होता है। पहला, पदार्थ ही बदल जाता है, पदार्थ ही बदल जाता है, और दूसरा, पदार्थ का अनुसूत्र ही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपने दोनों देखा, यहाँ पर पदार्थ ही बदल गया तो यहाँ पर पदार्थ का अनुसूत्र ही गलत हो गया। इसका मतलब कि कभी भी हम लोग परमाणु की संख्या में वृद्धि करके या कमी करके हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं करते हैं। आइए थोड़ा सा नीचे हम लोग, अब जो चार्ट बनाया था उसके नीचे थोड़ा सा डैश देख के लिखिएगा। रासायनिक समीकरण को बैलेंस माने संतुलित करने की विधियां जो 5 बताए थे उसके नीचे जगह खाली होगा, लिखिएगा। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय उसके परमाणुओं की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं करते हैं। उसके परमाणुओं की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं करते हैं। परमाणुओं की संख्या में कमी या वृद्धि नहीं करते हैं। कमी या वृद्धि नहीं करते हैं क्योंकि ऐसा करने से या तो पदार्थ बदल जाता है ऐसा करने से या तो पदार्थ बदल जाता है या पदार्थ का आणविक सूत्र ही गलत हो जाता है। या तो पदार्थ बदल जाता है या पदार्थ का आणविक सूत्र ही गलत हो जाता है। पदार्थ का आणविक सूत्र ही गलत हो जाता है। आणविक सूत्र ही गलत हो जाता है। ठीक है, नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए पदार्थ के मोल की संख्या को बढ़ाते हैं। संतुलित करने के लिए पदार्थ के मोल की संख्या को बढ़ाते हैं। पदार्थ के मोल की संख्या को बढ़ाते हैं। पदार्थ के मोल की संख्या को बढ़ाते हैं। अब लगे भाई कि मोल की संख्या क्या होता है, कैसे हम लोग मोल की संख्या को बढ़ाएंगे। आइए थोड़ा सा हम लोग मोल को हल्का समझने का प्रयास करते हैं क्या है। आइए हम लोग इसी के माध्यम से आपको समझाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है, ये आपका ऑक्सीजन गैस है, बनेगा आपके पास में क्या, जल का निर्माण होगा। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा, जल का निर्माण होगा। तो मोल कहने का मतलब इसमें हाइड्रोजन कितना मोल लौक रहा है, 1 मोल। यदि इसको 2 ऐसे लगा दिया जाए तो 2 मोल, यहाँ पर 3 लगा दिया जाए तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस, अब 8 मोल ऑक्सीजन गैस। ये आपका मोल की संख्या बताता है। ये कहता है कि 3 मोल है, 3 मोल कौची है, ताकि हाइड्रोजन गैस है। ये कहता है कि 8 मोल है, 8 मोल क्या है, 8 मोल आपका ऑक्सीजन गैस है। ये आपका मोल की संख्या को, तो जब भी हम लोग बदलते हैं तो आगे मोल की संख्या बदलेंगे कि 1 मोल है कि 2 मोल है कि 3 मोल है। यदि 1 मोल है एकरा में 2 को हाइड्रोजन है, 2 मोल होगा तो 4 गो, और 3 मोल है तो 3 दूनी 6 गो। अब 8 मोल ऑक्सीजन गैस में केगो ऑक्सीजन है तो 8 दूनी 16 गो। इस प्रकार से मोल की संख्या को हम लोग बढ़ाते हैं। अब बढ़ाकर हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, ये था आपको बैलेंस करने की पहले क्या क्या हम लोग सावधानियां बरतते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। आइए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। पहला आप क्या कह दीजिएगा, हीट एंड ट्रायल विधि, जिसे कहा जाता है अनुमान विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कौन विधि जानते हैं बाबू, अनुमान विधि कहा जाता है।
चलिए इसमें क्या करते हैं, सुन लीजिए। पहले क्या करेंगे भाई, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनुमान की सहायता से दिमाग लगाकर, एंटीना लगाकर, जितना ज्यादा एंटीना पकड़ेगा उतना ज्यादा आपको इसमें दिमाग काम करेगा। एंटीना नहीं पकड़ेगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसमें आपको एंटीना लगाना, देखिए थोड़ा सा एंटीना पे हम लगाते हैं, बार बार हम एक ही बात को रिपीट करने जा रहे हैं। चलिए ये आपके पास में क्या है, हम एक अब नया एग्जांपल लेते हैं। ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, बनेगा आपके पास में NH3। मान लिया जाए इसको हमको बैलेंस करना है, ये बैलेंस नहीं है बाबू, अनबैलेंस है। अनुमान विधि से हमको हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको हमको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेशन देखिएगा बोर्ड पर। नाइट्रोजन के गो है बाबू ताकि 2 गो, हाइड्रोजन के गो है बाबू ताकि 2 गो, Na के गो नाइट्रोजन है ताकि 1 गो, Na के गो है जी ताकि 3 गो। अब बताइए नाइट्रोजन यहाँ पर 2 गो और यहाँ पर 1 गो, तो क्या बताइए यहाँ पर 2 लगावेंगे कि यहाँ पर 2 लगावेंगे, तो सर यहाँ पर लगावेंगे। क्या है, चूंकि आप बताए हैं कि मोल की संख्या को बढ़ाते हैं, परमाणु की संख्या को नहीं बढ़ाते हैं। चलिए तो नाइट्रोजन यहाँ 2 गो था और यहाँ 1 गो है, तो आगे यहाँ पर 2 हमने लगा दिया। अब तो 2 गो नाइट्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन के हो गया, जब 1 मोल था ये अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है। कौन गैस है, अमोनिया गैस। ये आपका नाइट्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। जब 1 मोल अमोनिया गैस था तब उसमें 3 गो हाइड्रोजन था, अब 2 गो हो गया तो 3 दूनी 6 गो हाइड्रोजन। इसका मतलब कि हमारा नाइट्रोजन तो बैलेंस हुआ लेकिन हाइड्रोजन अभी गड़बड़ाल है, तो 6 गो Na है, तो क्या यहाँ पर 3 लगा दिया जाए तो 3 दूनी 6, तब तो लगता है कि बैलेंस हो गया। इसी मेथड को कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड और अनुमान विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। यही आपको 10th क्लास में इसी विधि से आपको दिमाग लगा लगा कर, एंटीना लगा लगा कर आपको बैलेंस करना है। हम आपको 10 वो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इस 10 को आपको हम जो है अनुमान विधि के द्वारा बैलेंस करके दिखाएंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको 10 को दिखाऊंगा, कुछ एक आध 2 को आपके लिए छोड़ेंगे या फिर हम सबको बना देंगे। आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छी बात है, और नहीं मेहनत कीजिएगा तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। आप थोड़ा कम भी मेहनत कीजिएगा तो काम चलेगा, कहे कि सर जी बेचारे बक रहे हैं, सर जी बेचारे बक रहे हैं, आप कम भी मेहनत कीजिएगा तो चलेगा, कभी नहीं, दिमाग से निकाल दीजिए। हम यदि आपको 1 घंटा मेरा वीडियो देखते हैं तो मेरा 1 घंटा के लेक्चर को बैलेंस करने के लिए, दिमाग में रखने के लिए आपको 2 या 3 घंटा मेहनत करना होगा। हाँ, भले आप वीडियो को देखिएगा सब चीज समझ में आ गया, तो क्या समझा हुआ चीज सब दिन टिकल रहेगा क्या, नहीं, उसको तो देखिएगा। समझ गए, ठीक है, समझ गए। ये तो आपको कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, समझ गए। मेमोरी पर निर्भर करेगा कि रखले कितना दिन तक आप रहते हैं, ये आपको मेमोरी सिस्टम पर डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा मेमोरी सिस्टम आपको अच्छा होगा, मेहनत कीजिएगा, मेहनत से आपका मेमोरी डेवलप कर जाता है। आप मेहनत नहीं कीजिएगा आपका मेमोरी डेवलप नहीं करेगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा मेरे साथ में, ज्यादा बेहतर होगा। आप साथ समझ गए होंगे कि अनुमान विधि हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश लिखिएगा, अनुमान विधि आप हेडिंग दीजिएगा हीट एंड ट्रायल विधि, अनुमान विधि, नीचे डैश लेके लिखिएगा। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पर हमें कमी है, और स्लो पढ़ाना चाहिए कि और फास्ट पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को क्या क्या आज तक कोई भी विद्यार्थी जो है, बड़ा मुझे दुख होती है, कमेंट नहीं किया कि हाँ सब हमको यहाँ पर समझने में परेशानी होती है। कमेंट नहीं करते हैं तो मेरा मनोबल टूट जाता है। हम समझते हैं कि विद्यार्थी को नकार समझ में आ रहा है। 2 कंडीशन होती है, 2 कंडीशन विद्यार्थी कमेंट नहीं कर सकता है, या तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करेगा तो लग जाएगा, उस पर बड़ी मानी कमेंट रहेगा, नाना प्रकार के विद्यार्थी देखेगा। अरे भाई मेरे क्लास में आप भी लग जाते हैं कि फलाना देख लेगा कि खड़ा हो रहा है, अब कमेंट करने में भी शर्मा रहे हैं कि फलाना देख रहा है कि फलाना का नकार समझ में आ रहा है, जो कमेंट कर रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कभी नहीं। अब सीखिए, सीखना है आपको, ऐसे नहीं होगी। लिखिएगा नीचे डैश देगा, हेडिंग देगा, लिखिएगा इस विधि में
इस विधि में इस विधि में इस विधि में इस विधि में अनुमान के आधार पर इस विधि में अनुमान के आधार पर अनुमान के आधार पर अनुमान के आधार पर अपनी समझ के अनुसार अनुमान के आधार पर अपनी समझ के अनुसार अपनी समझ के अनुसार अपनी समझ के अनुसार संतुलित करते हैं। अपनी समझ के अनुसार संतुलित करते हैं। अपनी समझ के अनुसार संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं। संतुलित करते हैं। जैसे चाहिएगा कि इसको आप एग्जाम्पल में इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में इसको आप लिख सकते हैं इजी में, जैसे में, और भी हम एक आध को आपको दिखा देते हैं। दिखावे क्या है आपको, H2 प्लस O2 बनेगा क्या मेरे पास में H2O। कैसे बैलेंस करेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। ये तो बैलेंस है ही है, ये बराबर है तो दो गो यहाँ लगा देंगे तो हो गया हाइड्रोजन 4 हो, तो दो गो यहाँ लगा देंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको। तीसरा मैं एक और बैलेंस करने जा रहा हूँ, ध्यान से बोर्ड पर सबको देखिएगा। Mg प्लस O2 तो बनेगा मेरे पास में MgO। Na एगो तो Na भी एगो, Na दूगो तो Na भी दूगो, तो यहाँ पर दो लगा देंगे तो दूगो हो गया ऑक्सीजन, तो यहाँ भी दो लगा देंगे, बैलेंस हो गया ना। इस प्रकार से अनुमान की सहायता से आराम से आप बैलेंस कर सकते हैं। ये था आपको पहला विधि जिसे हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा उतार दीजिएगा जल्दी जैसे। अब थोड़ा सा हम आपको हल्का बीजगणितीय विधि का कॉन्सेप्ट देते हैं, सिर्फ जान लीजिए कैसे उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। बीजगणितीय विधि सब में अप्लाई नहीं होता है, आपको मेन रूप से जो है हीट एंड ट्रायल मेथड ही काम करेगा 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक। और ऐसे हम आपको सिखा देते हैं कि बीजगणितीय विधि हम लोग करते क्या है। ध्यान से बोर्ड को देखिएगा बेटा रे बाबू। देखिए दूसरा है बीजगणितीय विधि। कौन विधि बाबू, बीजगणितीय विधि। चलिए हम इसी को बैलेंस करते हैं बीजगणितीय विधि में। मान लिया जाए नाइट्रोजन गैस है, ये आपका हाइड्रोजन है, बनेगा NH3। इसी को हमको बैलेंस करना है। ये तो सबको पता है कि मोल की संख्या बढ़ाते हैं, तो मान लिया जाए बैलेंस कर दे यहाँ पर X से और यहाँ पर Y से और यहाँ पर Z से। अब X Y Z से हमने बैलेंस कर दिया, मतलब कि यहाँ पर कुछ x का मान कुछ आएगा, y का मान कुछ आएगा, z का मान कुछ आएगा। अब कितना कितना x का मान आएगा, जब हमने इसको बैलेंस ही कर दिया x y z से, जब इसको हमने बैलेंस ही कर दिया तब तो दोनों साइड में परमाणु की संख्या बराबर हो गया होगा। तो इस साइड में देखिए तो क्या परमाणु है, नाइट्रोजन इस साइड में क्या है बाबू, तो हो जाएगा 2x है, 2 गुना x। इस साइड में हाइड्रोजन क्या है बाबू, तो 2 गुना y। अरे भाई मैंने बताया था 3H2, तो के हाइड्रोजन है तो 3 दूनी 6। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 नहीं है बल्कि क्या है, x है, यहाँ पर क्या है, y है। इस साइड देखा जाए, इस साइड में नाइट्रोजन के गो है जी, इस साइड में नाइट्रोजन कहता है कि z गो है, क्योंकि z गुना 1 है ना, कितना हो जाएगा z। इस साइड में आपका हाइड्रोजन के गो है बाबू, ये कहता है कि z गुना 3 मतलब कि 3z है। सही बात है। अब आपको कुछ नजर यहाँ पर आ रहा है, अब कहता है कि दोनों बैलेंस है, x y z से हमने बैलेंस कर दिया, तो जितना नाइट्रोजन n है उतना ही नाइट्रोजन n है, क्योंकि संतुलित हमने कर दिया है कुछ से, x y और z से। अब देखिए चूंकि हमने जब यहाँ पर इसको संतुलित कर दिया है तो आ जाएगा मेरे पास में 2x बराबर आ जाएगा मेरे पास में z, तथा और क्या आ जाएगा, एक और समीकरण मेरे पास में आएगा, वो क्या आएगा, नाइट्रोजन बैलेंस है, और आ जाएगा मेरे पास में 2y बराबर क्या, 2y बराबर आ जाएगा मेरे पास में कितना, आ जाएगा 3z। क्या यहाँ पर दिक्कत है क्या, कुछ पता ही नहीं होना चाहिए था। अरे N2 प्लस H2 NH3 बना, तो बैलेंस करना है, तो मैंने x y z से बैलेंस कर दिया। जब बैलेंस कर दिया तो बैलेंस हो गया।
अब बैलेंस करने के बाद इन्हें नाइट्रोजन के को हुआ था कि 2x, हाइड्रोजन के को हुआ था कि 2y, इन्हें के को हुआ नाइट्रोजन तक कि z को हुआ, इन्हें के को हुआ हाइड्रोजन तक कि 3z हुआ। नहीं, जब इसको थोड़ा सा हम अनुपात में लाते हैं, x बटा z इसको हम लिखना चाहते हैं। जब x बटा z इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 1/2। सही बात है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x बराबर कितना z। अब देखिए तथा उस साइड थोड़ा सा कुछ काम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे y बटे यदि इसको हम z लिखते हैं, y बटे यदि इसको हम z लिखेंगे या z बटे y कोई दिक्कत नहीं है, तब क्या हमको करना होगा मेरे पास में करना होगा 3/2, 3/2। अब देखिए x का मान 1, z का मान 2, y का मान 3 और z का मान 2। इस चलते यहाँ से हमको पता चल गया कि x का मान 1 है और y का मान 2 है और z का मान क्या है 3 है। तो आप यहाँ पर लौटा दे सकते हैं ना। अब यहाँ पर जैसे ही लौटा दीजिएगा, सबसे पहले आप इस प्रकार से फ्रैक्शन में कर लीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा आपको, ठीक है ना। और सबको इक्वल कर दीजिएगा, x1 z2 यहाँ भी या z2 यहाँ भी। यदि यहाँ पर बराबर नहीं रहता तो गुना भाग करके हम लोग जो उसको बराबर कर लेते हैं। इससे देखिए बैलेंस हो गया, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। जब x का मान 1 है ना, x का मान 1 रख देंगे यहाँ पर, तो अपने आप तो बैलेंस हो गया। x का मान 1 माने 1 में तो रखे चाहे नहीं के बात बराबर है। और y का मान क्या रखना है, y का मान 2, तो y का मान 2 की 3 रखना है। y का मान यहाँ पर क्या रखना है, y का मान यहाँ पर 2 नहीं 3 आ गया, निशान क्या देखो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो y का मान यहाँ पर क्या, y का मान 3 ना है, देखिए तो y का मान 3 है, गलती लिखा गया है। y का मान 3 है, z का मान 2 आपके पास में, सही बात है। y का मान 3 है, z का मान क्या है 2 है। इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसको दिखा देते हैं, तनी हाइड्रोजन को दिखा देते हैं बैलेंस करके। आप इसी प्रकार से मान के जो है बैलेंस आप कर सकते हैं। आप खुद भी जो है इसको x y z मानिएगा तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा पता लीजिएगा। नंबर 2 को बीजगणितीय विधि को जल्दी उतारिएगा, ये आपका बीजगणितीय विधि है। दिखा देगा थोड़ा सा, आइए हम थोड़ा सा एक और दिखा देते हैं दूसरा को। ये आपका इजी नंबर ए हो जाएगा। एक बी दिखाते हैं बीजगणितीय विधि में। H2 प्लस O2 बनेगा क्या, H2O। यहाँ x, यहाँ y और यहाँ z। ये ज्यादा लंबा में काम नहीं करेगा, ये छोटे छोटे समीकरण के लिए कारगर है। इन्हें भी 3 हुआ है, उन्हें भी 4 हुआ है, वहां पर समस्या खड़ा होगा। छोटा छोटा जो इक्वेशन होता है उसे हम लोग अलजेब्रिक मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। इस साइड जब इसको x y z से बैलेंस कर दिया तो हाइड्रोजन इस साइड के हो गया 2x हो गया, ऑक्सीजन के हो गया बाबू ये 2y हो गया। इस साइड के को हुआ हाइड्रोजन तो कि 2z हो गया, ऑक्सीजन के को हो गया, ऑक्सीजन आपका z हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से बोर्ड पे थोड़ा सा समझिएगा। अब इसी जो है अनुमान विधि के द्वारा उसको हम बैलेंस करेंगे अलजेब्रिक मेथड द्वारा। चूंकि जब संतुलित है ये है तो 2x बराबर 2z तथा और क्या बनेगा, बन जाएगा 2y बराबर क्या z। इसको बटा कर देते हैं तो बन जाएगा x बटा z बराबर x बटा क्या, x बटा z बराबर हो जाएगा 2/2 तथा इस साइड क्या हो जाएगा मेरा, आ जाएगा y बटे z बराबर बन जाएगा मेरे पास में 1/2। तो क्या आ गया, x का मान 2 और z का मान भी 2, z का मान भी 2 और y का मान 1। इस चलते आराम से हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 और z बराबर 2। आप वहाँ पर मान को पुट कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको कहता है कि 2 होगा और यहाँ पर कहता है कि y का मान कितना कहता है, y का मान 1 होगा और z का मान 2 होगा, तो बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से आप बैलेंस जो है कर सकते हैं। ये था आपको बैलेंस करने का एक मेथड और या आंशिक विधि, उसको हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो यदि आपको किसी प्रकार का यदि यहाँ पर आपको परेशानी होगा तो आप जरूर से जरूर बताइएगा, तब आपकी हम समस्या का समाधान करेंगे। वैसे आपको बुक में NCERT का बुक मैं आपको सोल्यूशन करूंगा बोर्ड पर ही,
उसमें जितने भी देगा बैलेंस करने के लिए मैं आपको सब बैलेंस करके दिखाऊंगा, आराम से लाइन बाय लाइन एक एक दिखाएंगे। हाँ, उससे पहले आप तो खुद ही बना लीजिएगा। यदि मेरे लेक्चर को आप समझते हैं ध्यान से तो किसी भी पब्लिकेशन का कोई भी बुक को आप आसानी से बना सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत आपको नहीं होगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, आप इसको शेयर कीजिएगा और जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।